नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम 5 के प्राइम टाइम में। सेना में 4 साल की भर्ती के लिए लाई गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। धीरे धीरे बिहार से लगी ये आग पूरे देश भर में फैल चुकी है। जहां एक तरफ इस स्कीम के खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पर जमकर राजनीति कर रहा है। कांग्रेस इस पर सत्याग्रह करने की बात कर रही है, तो वहीं जयंत चौधरी मौन प्रदर्शन कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी से लेकर कई राजनीतिक दल इस स्कीम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सरकार ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से तैयारी में जुटने की अपील भी की है और साथ ही सरकार ने आवेदन के लिए आयु सीमा भी बढ़ा दी है और अग्निवीरों को सस्ता लोन देने के साथ साथ सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% कोटा देने की बात भी कही है। तो वहीं कुल मिलाकर प्रदर्शन और सियासत अपने पीक पर है। क्या आगजनी और हिंसा अपनी बात कहने का सही तरीका है? राजनीतिक दलों की तरफ से इस पर सियासत कितना जायज है और इस प्रदर्शन के बाद सरकार का क्या होगा अगला कदम? केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए, यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने क्या कुछ खास कहा है, हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उनसे बातचीत की है, सुनिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी चीफ जयंत चौधरी जी। देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा आक्रोशित हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज आप भी धरने पर बैठे। जी, किसान घाट पे हम गए थे और क्योंकि वो किसानों के लिए एक बड़ा स्थान है, चौधरी चरण सिंह जी की समाधि है, वहाँ जाके हमने ध्यान किया, प्रार्थना की, शांति बने देश भर में और नौजवानों को भी कामयाबी मिले, सरकार जनता की भावनाओं को समझे। तो क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से इस योजना की शुरुआत हुई है, सरकार जनता की भावनाओं को समझ नहीं पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ पाई। पूरा डिज़ाइन फ्लॉड है, योजना के पीछे उनकी सोच ही खराब है। सुधार के लिए जब कोई परिवर्तन होता है तो उसे लोग स्वीकारते हैं, इतना विरोध नहीं होता। आपने होलसेल चेंज आप करना चाहते हो, जो पूरा जो आर्मी के जितना जो परंपराएं हैं, जो इंस्टीट्यूशनल जो कैपेसिटी है, उसको आप ध्वस्त करना चाहते हो ओवरनाइट। क्योंकि देखा जाए तो पिछले कई सालों से कोरोना, 2 साल से तो कोरोना से ग्रस्त थे, कोई नई नौकरी नहीं आई, युवा इंतजार कर रहे थे, सेना की तैयारी कर रहे थे, ऐसे में 4 साल की नौकरी। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को इस योजना को लेकर पुनर्विचार करने की जरूरत है? बिल्कुल, ये योजना कामयाब नहीं होगी, इसकी कोई स्वीकार्यता नहीं बनी। सरकार ने कोशिश भी की, आपको याद होगा, इस योजना को लाने के पहले मोदी जी ने तुरंत ऐसा लगा पता नहीं कहाँ से आइडिया उनको आया, उन्होंने कहा 10 लाख नौकरी हम लोग देंगे, मिशन मोड में हमारी सरकार काम करेगी। 8 साल में मिशन क्यों नहीं बनाया? 2 करोड़ का वादा खुद क्यों भूल गए? मुझे लगता है वो अनाउंसमेंट, वो घोषणा इसलिए की थी कि उसके तुरंत बाद उनको नौकरियां छीननी थी, तो लोग वहां नाराज ना हो, उनको पहले ही एक टॉफी दिखा दी जाए, लॉलीपॉप दे दिया जाए कि आपको 10 लाख नौकरियां मिलने वाली हैं। इसलिए सालाना जो आर्मी में 80,000, 90,000, 1 लाख जो नौकरी मिल सकती थी, अब वो नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें अग्निपथ योजना को लेकर ही, आयु सीमा पहले 21 थी, उसको बढ़ाकर 23 किया गया। आज गृह मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट आया कि आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी तरजीह दी जाएगी। ये कुछ तड़का लगा रहे हैं क्या? हर 1 मिनट में कुछ ना कुछ नया मसाला उसमें डाल रहे हैं। एक बारी में योजना बनाओ, सोच समझ के फैसले लो, जनता को जो भी परिवर्तन लाना है उसमें साथ शामिल करो, ज़बरदस्ती मत करो। आनन फानन में इतने बड़े फैसले नहीं लिए जाते। आर्मी का ट्रेडिशन बहुत लंबा है देश में, कई आर्मी के ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो अंग्रेज़ बना के चले गए, बट वो इसलिए चले आए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, हमारी स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारे समाज को देखते हुए वो चीज़ें ठीक थी। अब आप ओवरनाइट सारी चीज़ बदल दोगे, रेजिमेंटल सिस्टम है, नाम नमक निशान का नारा है, तो ये कोर चीज़ें हैं, ये कोर वैल्यूज़ हैं। अब उसको आपने बिल्कुल खतरे में डाल दिया है, तो लोग नहीं समझ पाए कि इस घोषणा के पीछे क्या सोच थी, क्या विजन है।
वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर हरिद्वार में राकेश टिकैत भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधा हम दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए ज़रा, भारी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद भी हैं। सुरक्षा के हालांकि इंतजाम भी किए गए हैं, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। जिस तरह से देश भर से तस्वीरें सामने आ रही, हिंसा और आगजनी की उस बीच प्रशासन हर जगह, हर राज्य में सख्ती के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राकेश टिकैत पहुंचे हुए, उनके साथ अन्य, और ये जयंत चौधरी जो मौन तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका साथ में ये भी कहना था कि अग्निपथ स्कीम को वापस लिया जाए, इससे युवाओं का कोई भला नहीं। लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा आगजनी हो रही है। ऐसे में युवाओं को शांत करने के बजाय कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा रहा है, उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप मान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आप दोनों का ही। और सबसे पहला सवाल तो मेरा रमाकांत जी आपसे रहेगा। रमाकांत जी, हम देख रहे हैं युवाओं में भारी आक्रोश है और जगह जगह आगजनी और हिंसा देखी जा रही है। ऐसे में उनको शांत करने के लिए लगातार यही मांग की जा रही है कि इस स्कीम को वापस ले लिया जाए, अग्निपथ योजना को वापस ले लिया जाए। लेकिन उनको शांत करने के लिए क्या रणनीति तय की जा रही है? देखिए कोमल जी, यहाँ पर मेरा मानना है क्योंकि जिस तरह से युवा अभी वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको नहीं जाना चाहिए। मेरी अपील है क्योंकि सबसे पहले इस योजनाओं के लाभ के बारे में देखें। खाली वो देख रहे हैं जो कि 4 साल का मात्र ये शॉर्ट सर्विस है, इसके बारे में न जाकर के इसके डेप्थ में जाएं, इसके गहराइयों में जाएं, इसका अध्ययन करें और उसके बाद जाकर के अगर आपको कहीं पे भी लगता है, देखिए योजना बनती है सरकार की तरफ से, रिफॉर्म होते हैं, कोई भी योजना होता है उसके अंदर फिर रिफॉर्म भी होती है। तो ये रिफॉर्मेशन तो हमेशा से चलती आ रही है। कोई आज ये सरकार कर रही है रिफॉर्म, ऐसी बात नहीं है। पहले की भी सरकारों ने जो है सो रिफॉर्म किया है। तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर में जाकर के कम से कम अध्ययन करें, इस योजना को देखें जो कि हाँ कहाँ पर ऐसा लग रहा है। जैसे अभी हमने देखा है जो कि कोविड के, हम लोगों को सबको पता है जो कि कोविड में जिस तरह से भर्तियां नहीं हो रही थी, वो सब हम लोगों ने देखा है। लेकिन चूंकि भर्ती की प्रक्रिया अब शुरू हुई है तो निश्चित तौर पर जैसे ये रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से 46 से 47 हजार की भर्तियां अभी पहले फेज में अभी स्टार्ट हो रही है, तो इसके बारे में सबसे पहले देखें, समझें, उसके बाद, क्योंकि ये सबसे मुझे लगता है जो कि ये सबसे ज्यादा रिफॉर्मिक ये जो योजना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो कि इसमें आपको क्या मिलेंगे तो डिग्निटी भी मिलती है आपको। जहां तक अभी आपने देखा है जो गृह मंत्रालय की तरफ से भी ट्वीट आया है, आज समीक्षा बैठक भी था, मतलब तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ रक्षा मंत्री जी का समीक्षा बैठक भी था। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है। लेकिन मैं सबसे पहले यही आग्रह करूंगा जो वायलेंस की तरफ न जा करके कानून अपने हाथों में न ले, सबसे पहले आकर के शांति से संवैधानिक तरीके से कानूनी तरीके से प्रदर्शन करें। प्रदर्शन करना ही है तो संवैधानिक तरीके से करें। और जो सरकारी संपत्ति है ये हमारे आपके टैक्स के पैसे से बनी हुई है चीजें हैं, इसको क्षति पहुंचाना ये हम लोगों का कभी से भी नहीं रहा। इस तरह का जो स्वभाव है ये कभी से नहीं रहा। तो इस चीज को मानते हुए और इस योजना को पहले देख लें, समझ लें। अगर आपको कहीं पे भी विरोध करना हो तो संवैधानिक तरीके से विरोध करें और सरकार के सामने में ये सारी बातें रखें। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। प्रदीप जी, एक आपकी टिप्पणी लेना चाहेंगे। लगातार युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है, गुस्सा देखा जा रहा है, हिंसा आगजनी कर रहे हैं वो। तो ऐसे में उनको समझाने के बजाय अगर उनको बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान होगा। क्यों ना कांग्रेस इस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, युवाओं में अप्रोच है, कोई उन्हें बढ़ावा नहीं दे रहा है। जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो खुद ही जो पॉलिसी लेके आए हैं ये, इस पॉलिसी से वो खुश नहीं है। इसी वजह से वो लोग सड़कों पे आए हैं क्योंकि उन्होंने 3 साल वेट की है। देखिए 2019 से 22 आ गया, एक भी भर्ती नहीं हुई, बीच कोरोना आ गया, ठीक है। उससे पहले हम ये नहीं बोल सकते कि 3 साल, उससे 4 साल पहले से वो तैयारी कर रहे हैं।
उनका सपना था कि हम फौज में जाएंगे। अब उनको एक बार क्लियर कर दिए, इन्होंने बोल दिया है कि हम ठीक है, हम उनको लेके आएंगे इस योजना के, अग्निवीर बोलेंगे उनको। अग्निपथ योजना के तहत हम 3 साल के लिए उनको 4 साल के रखेंगे और अप टू 25% बोला है इन्हें। मान लीजिए बोले 40,000 भर्तियां लेंगे, उसमें से अप टू 25% है, ठीक है। उसमें से अप टू 25 में 15% भी हो सकते हैं, 20 भी, 10 भी, 24 भी। तो बाकी लोग जाएंगे कैसे, वहाँ क्या करेंगे? जब ये बोल रहे हैं कि उनको 12 लाख रुपए दे देंगे, उनके वो प्लस आऊंगी इनके बाद वो +2 पास है, उनके पास कोई स्किल नहीं होएगी, ठीक है। +2 के पास उसमें कोई डिग्री नहीं होएगी। उन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग दे देंगे उनको, उनका मिसयूज भी तो कर सकता है कोई। वो अगर हताश होंगे जाके किसी और संगठन के साथ जुड़ेंगे, मिसयूज हो सकता है। तो ये पहले इनको सिक्योरिटी तो दें कि आप भाई इससे आप जाएंगे तो आपको कोई राज्य में या किसी और बैंक में, या आप क्या एक आदमी सरकारी नौकरी करके फौज के पास सिक्योरिटी गार्ड बनेगा जाके? क्या नौजवानों को सिक्योरिटी दे रहे हैं ये लोग? इनकी पॉलिसी से खुश कौन है? ये 3 कानून लेके आए, उसमें किसान खुश नहीं थे। किसानों ने ठीक है, आपने संगू बॉर्डर पे बैठे रहे, 700 किसानों की जान गई। जब तक मोदी जी कम से कम देश के 10-20 हजार नौजवानों की जान नहीं लेंगे, तब तक ये पॉलिसी वापस नहीं लेंगे। चलिए ठीक, कुल मिलाकर पॉलिसी और सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, पॉलिसी वापस ली जाए और सिक्योरिटी को लेकर बात कर रहे हैं। रमाकांत जी, पहले तो आप इनकी बात का जवाब दे दीजिए, फिर मेरा सवाल। देखिए कोमल जी, ऐसा है जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे हैं, जो कि देखिए इसमें कम से कम मैं कह रहा हूं जो कि इसमें से 4 में से 1 जो परमानेंट का जो सर्विस होगी, 25% की जहां तक बात हो रही है, वो 4 में से 1 उसमें से परमानेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है जो कि जो अपर एज लिमिट है उसको, चूंकि कोविड का इस साल के अंदर में 2 साल का एक्सटेंशन भी हुआ है, पहले 21 साल था, अब 23 साल हो गया है। इसके बाद जिस तरह से ये कह रहे हैं डिग्री कहाँ से आ गई, मैं कह रहा हूँ ये ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स भी होगा इसमें। जब हम आप देखेंगे जो कि ये जो 4 साल का पीरियड होगा, 17.5 से 23 साल के बीच में जो भी होगा, इसमें ग्रेजुएशन कोर्स की डिग्री भी होगी। साथ ही साथ असम राइफल्स में 10% का आरक्षण, गृह मंत्रालय CAPFS में 10% का आरक्षण, उसके बाद जिस तरह से उनकी डिग्निटी होगी पूरी तरह से बड़ी कंपनियों में इसमें इनकी प्राथमिकता। साथ ही साथ 23 साल के से मैं कह रहा हूं जो कि जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहां पर हम लोगों को फंड की आवश्यकता होती थी, मैं भी 2 बार इंडियन सिविल सर्विस में बैठ चुका हूं, कंपटीशन में बैठ चुका हूं। उस समय में अपर एज लिमिट भी का भी एक समस्या हुआ करता था और फंड का भी समस्या हुआ करता था। तो ये सारी समस्याएं उनके बाद और अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, ये नहीं कहें जो कि वहां पर अपॉर्चुनिटी बंद हो जाती है। 23 साल के बाद जो यंग हैं, जो युवा हैं, वो बिल्कुल रोजगार के लिए बड़े कंपटीशन, बड़े प्रोजेक्शन के ऊपर में काम कर सकते हैं, अगर नहीं तो बिजनेस कर सकते हैं। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे अवसर हैं। इस चीज को मात्र अध्ययन करने की जरूरत है और निश्चित तौर पर ये मैं तो कह रहा हूं, पहले वक्तव्य में कहा मैंने, तो ये माइलस्टोन साबित होगा अगर युवा इस चीज को बिल्कुल बड़ी बारीकी से ध्यान दें। लेकिन उसके पहले संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करना है, संवैधानिक तरीके से करें। इस तरह के वायलेंस, हम लोगों के टैक्स के पैसे को इस तरह से बर्बाद हो, आज हमने देखा जो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ये किसका नुकसान हुआ है? ये देश का नुकसान हुआ है, ये हमारे आपके टैक्स के पैसे का नुकसान हुआ है। तो ये सब सारी चीजें देखते हुए आप नौजवान हैं और बिल्कुल आपके सामने जाहिर सी बात है, पूरा ध्यान देते हुए आगे बढ़ा जाए। बोलिए प्रदीप जी। ये सिक्योरिटी देना, जितने रिटायर होते हैं नौजवान, हर साल 50 से 60 हजार नौजवान जो रिटायर होते हैं, उनको उनकी क्या श्योरिटी है, उनको कितने % नौकरियां मिलती हैं? और ये बोल रहे हैं कि ये सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है। क्या जो नौजवान है उनका जो फ्यूचर है, उनके जो गोल्स है, उनका नुकसान नहीं हो रहा? आपने सीधा सीधा बोल दिया है कि आप परमानेंट भर्ती कीजिए ना, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कोई प्रोविजनल पीरियड चल रहा है? और 4 साल के बाद उनको क्या सिक्योरिटी है? ना कोई उनके पास पेंशन है, उनको सीधा सीधा बोल दिया कि आप 10 लाख उनको दे देंगे। देखिए, अगर आप उनसे वो अपनी बात रख रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, पहले बोला गया, आप उनकी बात तो सुनिए ना। देखो, वायलेंस आपके द्वारा ऑर्डर दिए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, पुलिस ने उन पे फायरिंग की है, आपने देखा है? आप नौजवानों पे गोलियां बरसाएंगे क्या? आप उनकी बात सुनिए ना। आप जिनके लिए पॉलिसी बनाई है, आप उनकी बात सुनिए। पहले अपने किसानों के लिए बना दी, आपने सीधा नोटिफिकेशन कर दी ना। ये दोनों संसदों में इसके बारे में चर्चा हुई ना, कोई व्हाइट पेपर इशू हुआ। आप सीधा आए, आपने सीधा अनाउंसमेंट कर दी और सितंबर से लागू हो गई। नहीं, आप एक चीज मुझे बता दीजिए, इस योजना के अंदर में क्या खामियां है, मुझे बता दीजिए। मैं आपको अगर
अगर खामियां ना होती तो नौजवान सड़कों पे ना होते। चलिए प्रदीप जी, आप इनका जवाब दीजिएगा, लेकिन रमाकांत जी मेरा सवाल आपसे प्रदीप जी आप बोलिएगा इनको, लेकिन रमाकांत जी आप बोल रहे हैं कि इस योजना को समझना चाहिए, इस स्कीम को समझना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए अगर आपको करना ही है तो, लेकिन समझना कैसे चाहिए? समझाने के लिए आप कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं नियुक्त करते हैं जहां युवाओं के बीच जाकर ये चीजें समझाई जाए कि ये स्कीम आपके कितने फायदेमंद है आपके लिए? अगर दूर बैठ के इस तरह से बोलेगा तो युवा खुद से नहीं समझेगा। कोई विंग्स खोलते ना उनके लिए, कोई बताते तो सही पहले। मेरा वही कहना है प्रदीप जी, जवाब सुन लेते हैं, बोलिए। तानाशाही ऑर्डर जारी कर दिया नौजवानों के लिए। जो लॉन्च हुआ है ये मुझे नहीं लग रहा है जो कि कोई काफी दिन हो गया है, बल्कि इसको समझने की जरूरत है। ये योजना लॉन्च हुई है और जिस तरह से आप नौजवान अपनी बातें रख रहे हैं उसमें हमने देखा है जो कि जैसे पहले 21 साल था उसमें 23 हुआ है, हम लोगों ने देखा है। जिस तरह से आप 10% आरक्षण की बात हो रही है वो भी हमने देखा है, जो गृह मंत्रालय की तरफ से आश्वासन मिला है, ये भी सारी चीज हम लोग देख रहे हैं। तो जहां पे भी सुधार की जरूरत होगी निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता, सरकार के नुमाइंदे बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें आशा है जो कि नौजवान इस चीज को समझने में बिल्कुल पूरी तरह से सफल होंगे और उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। मैं कहता हूं शॉर्ट सर्विस के लिए पहले से भी बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशन आई होती थी जो कि जिस पर शॉर्ट सर्विस के ऊपर में और फिर उसके बाद अवसर के नए आयाम खुलते हैं। तो निश्चित तौर पर यह चीज बहुत अच्छा चीज है और इसको समझने के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अच्छी चीज है, लेकिन अभी भी वही सवाल है कि प्रतिनिधि नियुक्त कीजिए, कोई विंग खोलिए ताकि युवाओं को समझ में आए। आज युवा बहुत आक्रोश में, जिन युवाओं के हाथ में देश की कमान देने की बात कही जा रही है, देश की सेवा करवाने की बात कही जा रही है, वो युवा आज देश की संपत्ति, देश को जला रहे हैं। उनको समझाने के लिए आपको प्रतिनिधि भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से आसानी से नहीं समझेंगे। प्रदीप, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं कि समझाने के लिए आगे बढ़ें, लेकिन क्या आपकी तरफ से ऐसा सोचा जा रहा है? जिन युवाओं को आप बात कर रहे हैं उन पर गोली चलाने की बात कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से लगातार गोली चलवाई जा रही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान, ये गलत है कि युवाओं पर गोली चलवाई जा रही है, ये गलत है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान मेरे ख्याल से विपक्ष को भी देना होगा कि अगर युवा आपकी बात सुन भी रहे हैं तो उनको शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण रास्ते पर भेजा जाए प्रदर्शन के लिए, ना कि उन्हें उकसाया जाए। हमारी पार्टी युवाओं के साथ है, हम उनको कोई भड़का नहीं रहे हैं, ठीक है। युवाओं तो समझा भी तो नहीं रहे हैं। समझा हमने कभी, आपने हमारी कोई ऐसी वीडियो देखी या लेकिन नेता ने बोला? मेरे ख्याल से आपने क्या एक भी बार ये बोला कि इस तरह की आगजनी नहीं करनी चाहिए। हम ये बार ये बात दोहरा रहे हैं कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। बात ऐसे है कि सरकार इनकी है केंद्र में, इनको डेलीगेट्स भेजने चाहिए ना, इनको विंग्स बनाने चाहिए थे ना। ये तानाशाह करते हैं, कब मोदी जी बंद होंगे? मेरी बात सुनिए, जब नोटबंदी थी, नोटबंदी में रात को 8 बजे आए, 8 बजे बोला भाई नोटबंदी है, कल से सारे नोट बंद हो जाएंगे, ठीक है जी। जीएसटी लागू करना था, जीएसटी पे व्यापारी कुछ नहीं थे, आए जीएसटी के स्लैब बना के सारे इंप्लीमेंट कर दिया। उसके बाद आप लीजिए कोरोना की बारी आई, कोरोना में आई, अनप्लान्ड किया। पहले तो वो वहां पे व्यस्त थे, उसके बाद अनप्लान्ड थे, ठीक है। अनप्लान्ड आके उन्होंने कोरोना में आके इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद अब ये अग्नि योजना लेकर आ गए, ठीक है। इसको आए, इसका कोई इसकी बहस नहीं हुई संसद में, कोई व्हाइट प्रिंट नहीं इशू हुआ, सीधा आके लागू कर दिया, लोगों पे थोप दिया, चल जाइए जी आप। अब नौजवान क्या करेंगे? उनको समा देते, उनको पॉलिसी बनाते कि हम ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, आए सीधा थोप दिया। ऐसे थोड़ा होता है, ये लोकतंत्र का कहान है सीधा। यहाँ डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप थोड़ा चल रही है, यहाँ कोई प्रेसिडेंशियल राज नहीं है ये। रमाकांत जी बोलिए, कहाँ कमी रह जा रही है? यहाँ पर देखिए कोमल जी, यहाँ पर प्रदीप जी को भी अपनी जो जैसे इन्होंने कहा जो कि गोलियां चलाई जा रही है, मैं कह रहा हूँ एक भी मुझे ये बता दे जो कहीं पे भी छात्रों पे गोलियां चलाई जा रही है। इस तरह की जो राजनीतिक रोटियां, अरे सुनिए आप, अरे सुनिए, वीडियो क्या दिखाएंगे आप हमें? आपके जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो गलत वीडियो को भी ट्वीट कर देते हैं, इसलिए आप मुझे क्या वीडियो दिखाएंगे? आप लोगों की जो जिम्मेदारी है, जो संवेदनशीलता है, वो हम लोगों को नजर आ रही है। कांग्रेस की क्या संवेदनशीलता है, सब नजर आ रही है। देश के अंदर उन्होंने क्या 55-60 सालों से, देखिए मैं जब बोलने लगूंगा कांग्रेस की जो रीति और नीति है, उसके बाद तो फिर ये डिबेट भी कम पड़ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो कि जो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, ऐसा न करें, बल्कि इस योजना का क्या लाभ है, क्या हानि है,
ये अगर जनता के साथ आप अगर इंटरेक्शन करते तो हमें भी लगता है जो विपक्ष अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, लेकिन आप जो है तो जिस तरह से उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वायलेंस को। देखिए, छात्र आंदोलन कर रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जिस तरह से छात्र इस तरह से ट्रेन में आग लगाना मुझे नहीं लग रहा है जो कि छात्र कर रहे होंगे। रमाकांत मुझे जी, लग रहा है कृषि जो कि कानूनों का छात्र नाम कर- लिया गया था अभी, उस वक्त प्रतिनिधि और प्रतिनिधि मंडल वहां पर चयनित किए गए थे और लोगों के बीच भेजे गए थे, किसानों के बीच भेजे गए थे। अभी क्या इस तरह की कोई रणनीति देखी जा सकती है? बिल्कुल, आज देखिए समीक्षा बैठक था, रक्षा मंत्री जी का समीक्षा बैठक था तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ। उसके बाद निश्चित तौर पर जो भी ऐसा इनिशिएट, जो भी अच्छा कदम होगा बिल्कुल उठाने की कोशिश की जाएगी और छात्रों को समझाने के लिए बिल्कुल हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। नौजवान अपनी तैयारियां पूरी करें, निश्चित तौर पर जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आपके हितों में रख करके ही होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये मैं प्रदीप आपके जी, चैनल के माध्यम से हाँ। स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा। चलिए, उम्मीद है संदेश पहुंच जाएगा। प्रदीप जी बोलिए। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इसको अंत में, अगर कोई नौजवान की जान जाती है इसमें, अगर कोई नौजवान अपनी जान खोते है तो सीधे सीधे जिम्मेवार मोदी सरकार होगी। ये बाद में इस पे यू टर्न लेंगे, जैसे इन्होंने किसानी आंदोलन पे लिया था। 14 महीने बाद जब 700 किसान शहीद हो गए, उसके बाद उन्होंने आके टीवी को बोला कि हम कानून वापस लेते हैं। यही अग्निपथ योजना के साथ होगा, जब नौजवानों अपनी जान खो बैठेंगे। जिन लोगों ने कड़ी मेहनत की थी कि हम फौज में भर्ती होंगे, जब वो लोग अपनी इतने आक्रोश में आकर जो हेजिटेशन में जान जाएगी तो इनको समझ आएगा। अब ये इनकी अब कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं मोदी जी, अब ये कुछ नहीं कर रहे। कोई विंग्स नहीं, कोई डेलीगेट्स नहीं भेजे जा रहे, जिसमें बैठ के देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं कि नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। सीधा सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं, ये नौजवानों की लाइफ के साथ खिलवाड़ हुआ है। रमाकांत जी, उनका जवाब दीजिएगा। उससे पहले मेरा सवाल, जून लास्ट मेरे ख्याल से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ऐसे में ये जो हालात हैं अभी देश भर में, क्या सुधर पाएंगे? क्योंकि अभी युवा जो है बिल्कुल शांत नहीं है और इनको शांत करने के लिए मेरे ख्याल से मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन वक्त भी इतना नहीं है क्योंकि प्रक्रिया भी शुरू होनी है। किस तरह से इसको बैलेंस किया जाएगा? देखिए कोमल जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है, मुझे आशा है जो कि नौजवान हमारी बात समझेंगे और नौजवान इस योजना का जब अध्ययन करेंगे निश्चित तौर पर उनको पता चलेगा जो कि एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि जिस तरह से इस योजना का जो प्रोजेक्शन किया गया है और ये उनके लाभ के लिए है। क्योंकि हम देखते हैं जो 23 साल के बाद या 21 साल के बाद जिस तरह से हम बड़े कंपटीशन में बैठते हैं, बड़े प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, चाहे यूपीएससी हो, ये सब जो परीक्षाएं हैं, पीएससी हो गया, पीएससी हो गया, यूपीबीएस, बीपीएससी हो गया, ये सब सारी जो परीक्षाएं होती है, पहले हम देखिए ऐसा होता है कोमल जी, जैसे पहले एसएससी में एक एग्जाम हुआ करता था, पीटी हुआ करता था। अब हम देखते हैं तो कि 2 एग्जाम होते हैं, पीटी होता है, एफटी होता है। तो कहने का मतलब जो सुधार की जो प्रक्रिया है, जो रिफॉर्म होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी होता है और जिस तरह से भर्ती की प्रक्रिया है इसमें भी रिफॉर्म की जरूरत अगर कहीं पर पड़ी है तो निश्चित तौर पर ये उनके फायदे के लिए है और बिल्कुल हमें लगता है जो कि इसको युवा और नौजवान बिल्कुल चलिए रमाकांत जी, वक्त इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके जरिए हमारे जो युवा दर्शक इस वक्त इस डिबेट को देख रहे हैं, इस योजना के बारे में, क्योंकि 4 साल उनका कहना कि जब 4 साल हमारे नौकरी के निकल जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आप ही बता दीजिए इसको डिटेल में। जवाब दीजिए इस बात का। मैं बता देता हूँ। देखिए 4 साल के पास पहले 4 साल के बाद आपके पास फंड भी होगा। अब जिस तरह से अपॉर्चुनिटी अब हमने कहा है जो कि असम राइफल्स में 10% आरक्षण, जैसे हमने देखा गृह मंत्रालय के अंदर में सीएपीएफएस के बारे में, वो भी आपको आरक्षण है। ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स हो गया आपके पास। आपके जो है सो अगर मान लीजिए बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं वो भी मिलेगा आपको। उद्योग के लिए बैंक में ऋण की सुविधा मिलेगी। आप यूपीएससी का एग्जाम टैकल करना चाहते हैं तो बड़े कंपटीशन के लिए भी आपके पास फंड उपस्थित होंगे और उसके ऊपर में आपके पास पूरा समय रहेगा। इसलिए आप इस चीज को न सोचें, जो 4 साल का ही मात्र टेन्योर है और 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। 4 साल के बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे अवसर आ जाएंगे जो कि जिस तरह से बिल्कुल हम और आपने जो है अगर हम लोगों को इस तरह का मौका मिलता निश्चित तौर पर हम इसका स्वागत करते। बोलिए प्रदीप जी। मैं इनसे एक सरल सा सवाल पूछता हूँ। ये बोल रहे हैं कि 4 साल उनको ये कोई फौज की सिखलाई देंगे या उनको ये बोल रहे हैं उनको हम पढ़ाएंगे, वो यूपीएससी क्लियर करेंगे। ये बातें मैं सुन रहा हूँ। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि एक आदमी 4 साल नौकरी करेगा, ठीक है, एक आदमी 4 साल नौकरी करता है, 4 साल बाद आप उसको बोलते हो भाई
मैं आपको हम नौकरी से निकाल रहे हैं, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर उसने शादी कर ली है, अगर उसके बीवी बच्चे होंगे तो वो कैसे अपना परिवार चलाएगा? कि वो तो डिप्रेशन में ही आ जाएगा। नई नौकरी क्या उसे क्यों सिक्योरिटी के आते उसे नई नौकरी मिल जाएगी? क्या वो फौज के आने के बाद कोई व्यापार करेगा? क्या कोई रिक्शा चलाएगा? क्या वो कोई बर्गर की रेडी लगाएगा? करेगा क्या? कोई आप स्टार्टअप प्लान चलाइए ना, आप पहले ही स्टार्टअप प्लान चला दीजिए। अगर ये रमाकांत जी 10 सेकंड में आपकी फाइनल टिप्पणी। देखिए, प्रदीप जी का जो सोच है बहुत सीमित है। ये राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको बिल्कुल युवाओं को बिल्कुल समझाना चाहिए, क्योंकि 4 साल के बाद जिस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप, इसमें काफी चीज है। अगर आप हम देखेंगे जो कि कम से कम वो सब चीज है जो हम 60 सालों में नहीं देख रहे थे, वो 55 सालों में नहीं देख रहे थे, चलिए वो हम देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये जो सारी चीजें आप बता रहे हैं ये रिजल्ट के रूप में सामने आए हैं। फिलहाल रमाकांत जी और प्रदीप जी बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये है कि इस योजना को लेकर युवा समझ जाएं और बीजेपी यानी कि सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल नियुक्त किया जाए। जिस तरह से रमाकांत जी ने कहा भी कि हम युवाओं के बीच जाएंगे, उनको समझाएंगे। फिलहाल किस तरह का मंजर रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति काबू में नहीं है। आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। इसी के साथ हमारी खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।